नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज अपनी नेक्स्ट क्लास की, जो कि सेकंड क्लास है अपनी हॉर्टिकल्चर की। इसके लिए आपके लिए मेरे को कुछ दो लाइनें याद आती है, आपको बोलना चाहूँगा वो मैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की। आप जो है हमेशा हिम्मत रखें और कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले हिम्मत ना हारें। यही मेरा आपको कहना है कि लगातार आप अगर लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अपन ने कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से अपन नेक्स्ट शुरुआत कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था कि भाई ग्राफ्टिंग क्या होती है। तो ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि भाई कोई भी दो पौधे, मतलब कि मूल वृंत और सांकुर, दो पौधों को मिलाकर एक तीसरा नया पौधा अपन तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं अपन ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो इसमें दो पौधे जो काम लिए जाते हैं, उसमें से एक पौधे का जो भाग होता है उसको तो बोलते हैं अपन मूल वृंत यानी रूट स्टॉक, और दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं अपन सांकुर यानी साइन स्टॉक। ठीक है, तो जो सांकुर होती है, सांकुर का मतलब होता है पौधे का ऐसा भाग जिसके साथ अंकुर जुड़े हुए हो, मतलब कि जिसके साथ कलिकाएं या पत्तियां जो जुड़ी हुई हो, उस भाग को बोलते हैं अपन सांकुर या साइन स्टॉक। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर वाला भाग है जिसपे ये शाखाएं निकली हुई है, तो इसको बोलेंगे अपन साइन स्टॉक या सांकुर शाखा। क्या बोलेंगे? साइन स्टॉक या सांकुर शाखा। ये जो है अपनी ये सांकुर कहलाती है। साइन स्टॉक का मतलब होता है सांकुर। सांकुर का मतलब होता है कि पौधे का वह भाग जो कि शाखाएं रखता हो या कलिकाएं रखता हो या जिसके साथ पत्तियां जुड़ी हुई हो, उस भाग को अपन सांकुर बोलते हैं। सा अंकुर मतलब इसका अगर आप संधि विच्छेद भी करेंगे तो स प्लस अंकुर, मतलब कि जिसके साथ अंकुर जुड़ा हो, है ना, अंकुर जुड़ा होता है उसको बोलते हैं सांकुर। ठीक है, तो ये सांकुर हो गया अपना। और दूसरा जो भाग है पौधे का वो होता है अपना मूल वृंत। मूल वृंत पौधे का वो भाग है जिसके साथ जड़ें जुड़ी हो। ये जो गमला दिखाई दे रहा है, इस गमले में इसकी जड़ें निकली हुई है, मतलब कि इस पौधे के भाग के साथ जड़ें जुड़ी हुई होती है, तो इसको बोलते हैं अपन मूल वृंत। क्या बोलते हैं? मूल वृंत। मूल वृंत। ठीक है, मूल वृंत का मतलब होता है रूट स्टॉक। क्या होता है? रूट स्टॉक। ये लाइन आपको अच्छे से दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, इसको आप आराम से देख लीजिए। इसी के लिए बना रखी है कि ये रूट स्टॉक है अपना, और ये ऊपर वाला है ये सांकुर है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, वो पढ़ेंगे अपन प्रवर्धन के अंदर, है ना। प्रोपोगेशन जो पढ़ेंगे पौधों का, तो उसके अंदर इसकी अपन सारी की सारी विधियां पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अभी अपन बात कर रहे हैं केवल और केवल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई होता क्या है। बाकी अपना जो ग्राफ्टिंग है, अलग अलग वीनियर ग्राफ्टिंग होता है, वेज ग्राफ्टिंग होता है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होता है, जो है अलग अलग शेप के अनुसार जैसे इसमें कट लगाए जाएंगे वैसा ही इसका नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो जो है अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ अपने को इतना से याद रखना है कि भाई ग्राफ्टिंग कहते किसको हैं, मतलब कि दो पौधों के अलग अलग भाग, एक तो सांकुर होगी, एक मूल वृंत होगा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ के यहाँ पे चारों तरफ प्लास्टिक की थैली लपेट कर धागे से टाइट बांध देंगे, है ना। और वो तब तक बंधा रहेगा जब तक ये दोनों आपस में जुड़ नहीं जाते। और जुड़ने के बाद इस पौधे की एक पहचान होती है। जनरल सी बात ध्यान रखनी है, कभी आपको पौधे खरीदने की जरूरत पड़ जाए या फिर आप नर्सरी के पौधे लाना चाह रहे हो और पौधे खेत में लगाना चाह रहे हो, है ना, और चार्ट लगाना चाहते हो आप, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आपको ग्राफ्टेड पौधा कह के दे रहा है ना, कि ग्राफ्टेड पौधा है ये, तो उसकी आपको पहचान कैसे होगी? देख के कैसे पता लगाएंगे कि ग्राफ्टेड पौधा है? अगर आपने उसको ग्राफ्टेड कह के देसी पौधा दे दिया, आपने ला के लगाया, आप लगाना चाह रहे थे किन्नो, क्या लगाना चाह रहे थे? किन्नो, परंतु आपने उसको ला के लगाया और वो निकल गया, अपने खट्टा संतरा होता है वो निकल गया, है ना, जट्टी खट्टी निकल गया, जिसके लगेंगे फ्रूट तो इतने खट्टे कि आप मुंह के भी नहीं लगा सकते हो, ज़्यादा खट्टे होते हैं। ठीक है, जिनकी कोई कॉमर्शियल यूज नहीं होता है। तो ऐसे जो अगर आप लेके आ गए या खेत में लगा दिया, फिर क्या होगा? हो गए बर्बाद,
क्योंकि भाई 2-3 साल 4 साल तो उसके जो बड़े होने में लगेंगे, पौधे को बड़ा हुआ और उसके बाद आपको पता चला कि भाई ये तो खराब पौधा आ गया, ये किसी काम का ही नहीं है, फिर क्या करोगे? खत्म, आपके 2-4 साल तो वेस्ट हो गए, पैसे से भी बर्बाद, समय भी बर्बाद और कोई फायदा नहीं हुआ उसका। फिर से वापस पूरी फसल को मतलब पूरे पौधों को अपने को हटाना पड़ेगा, उसके बाद अपन वापस नए पौधे लगा सकते हैं। या फिर अगर ग्राफ्टिंग उसके ऊपर सक्सेसफुल हो जाए तो वो काफ़ी महंगी पड़ेगी और फिर से अपन को ग्राफ्टिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को कि ग्राफ्टेड पौधा है उसको पहचानना कैसे है। ग्राफ्टेड पौधा वो कह रहा है तो ग्राफ्टेड पौधे को पहचान के ही लेना है। ग्राफ्टेड पौधे की सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ पे जो है आपको क्या दिखेगी? गांठ। क्या दिखेगी? गांठ। जहाँ से ये मूलवृंत और शांकुर दोनों आपस में जुड़ते हैं वहाँ पर कोशिकाएं बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, मतलब कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है और वो गुच्छा बनने की वजह से वहाँ पे गांठ बन जाती है, ठीक है। तो ग्राफ्टेड पौधा कभी भी आप लेके आ रहे हैं तो देख लेना कि उसके ऊपर गांठ बनी हुई है कि नहीं है। अगर ये गांठ बनी हुई है तो मतलब वो ग्राफ्टेड पौधा है, और अगर ये गांठ नहीं है इसका मतलब उसका ग्राफ्टिंग का पार्ट था ऊपर वाला साइन स्टॉक, वो तो टूट के खत्म हो गया और ये रूट स्टॉक ही बढ़ रहा है, तो रूट स्टॉक पे अच्छे फल नहीं लगते हैं, उस पर सिर्फ देसी फल लगते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ये गांठ वाला पौधा देख के लेना है कि भाई हाँ ये जो है ग्राफ्टेड पौधा है, ठीक है, क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। तो ये तो होगी ग्राफ्टिंग पौधे की पहचान। इस तरीके से आपको पहचान लेना है। ग्राफ्टिंग करनी कैसे वो मैंने आपको बताया कि भाई रूट स्टॉक लेना है, रूट स्टॉक के ऊपर शांकुर लाके और उसको लगा के और धागे से बांधना है, प्लास्टिक लपेट के, ठीक है। लगभग 1 से 2 महीने में ये जुड़ के और तैयार हो जाएगा नया पौधा, और उसके बाद में अपन इसको नर्सरी में रखेंगे। कितने समय तक? लगभग 1 वर्ष का पौधा, मतलब 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक पौधों को, जितने भी फलदार पौधे हैं उनको 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक नर्सरी में रखा जाता है। उसके बाद में उनको खेत में लगाया जाता है। अपवाद है एक, वो है अपना पपीता। पपीता जो है 60 दिन के अंदर खेत में लगाया जाता है, क्योंकि वो बीज से प्रोपोगेशन करते हैं, उसका बीज से प्रवर्धन करते हैं, और बीज से प्रवर्धन करते हैं तो बीज से वो 2 महीने में ही पौधा तैयार हो जाता है ना। तो इस वजह से उसको मतलब 2 माह के अंदर ही खेत के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। वैसे तो पपीते के अंदर टिश्यू कल्चर भी होता है ना, उत्तक संवर्धन भी होता है, परंतु ज़्यादा लार्ज स्केल पे वो नहीं किया जा रहा है अभी। तो अपन ज़्यादातर बीज से ही पपीते की बुआई करते हैं। तो उत्तक संवर्धन अगर अपन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी जो है पौधे को तैयार होने में लगभग 1.5 से 2 महीने में वो पौधा तैयार हो जाता है और खेत में अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग हेतु पौधे का वह भाग जिसके साथ जड़ जुड़ी होती है उसे मूलवृंत कहते हैं, ये है। और शांकुर मैंने आपको कल बताया था कि जिसके साथ शाखाएं जुड़ी होती है उसको शांकुर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्राफ्टिंग में पौधे का वह भाग जिसमें शाखा या कलिका जुड़ी हो उसे साइन स्टॉक, ये आपको बता दिया मैंने, सब क्लियर है अभी आपका। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्राफ्टिंग हेतु शाखा की मोटाई। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अपना कंपटीशन एग्जाम में पूछने लायक यही पॉइंट है इसका मेनली, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि शाखा जो काम लेंगे ग्राफ्टिंग के लिए उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज है और बाकी 2 सेंटीमीटर हो, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अपन सोचे कि भाई इतना बड़ा तना है, उस तने के ऊपर भी ले जाके ग्राफ्टिंग कर दें तो क्या सक्सेसफुल होगी? नहीं होगी, है ना, वो फेल हो जाएगी, मतलब वो सूख जाएगी। इतने बड़े तने के ऊपर ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई जो साइन रूट स्टॉक या साइन स्टॉक जो होगा वो सेम साइज के होंगे, है ना, अलग अलग साइज के भी नहीं होने चाहिए। मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब लगभग होता है पेंसिल का आकार, है ना। ये जो मार्कर दिख रहा है आपको, इस साइज की जो है अपनी साइन स्टॉक या रूट स्टॉक होने चाहिए, इससे ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मोटे हैं तो अपनी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होने वाली नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ग्राफ्टिंग के लिए जो शाखा मूलवृंत और शांकुर की साइज यानी मोटाई उसकी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। इसको याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कटिंग, कलम। कलम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है पूरा, तो वो मैं आपको जो है जो आपको यूट्यूब पे ये मेरा वीडियो जाएगा, इसकी लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक भी डालूंगा, तो आप इसको वहां से डिस्क्रिप्शन में आराम से उसको देख सकते हैं। प्रवर्धन में भी अपन डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, फिर भी अभी मोटी मोटी बातें इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कि पहली चीज़ तो कलम कहते किसको हैं? कलम या कटिंग कहते किसको हैं? कलम का मतलब होता है कि पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग, पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग काट कर अपन नए पौधा तैयार करते हैं, उसको अपन बोलते हैं कलम करना। क्या बोलते हैं? कलम करना। पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग काट कर नया पौधा उससे तैयार करना कलम करना कहलाता है। क्लियर?
तो ये जो है अपना पौधे का कोई भी भाग लेना है, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, उसको काट कर और नए पौधे के रूप में लगाना, तो क्या कहेंगे अपन, कटिंग या कलम। ठीक है, अब कलम या कटिंग करते कैसे हैं, ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट है ये। देखो, कलम करने के लिए पहले तो काम करना है आपको, शाखा का चुनाव करना है। ठीक है, मतलब अलग अलग, देखो कलम में बहुत सारे प्रकार है, पूरा 1 घंटे का लेक्चर मैंने इसी पे, मतलब एक वीडियो पूरा इसी पे बनाया है, तो आप देखेंगे। अभी यहाँ पे केवल अपन 5 मिनट में उसको समझ रहे हैं कि भाई कलम के लिए पहले तो स्वस्थ शाखा का, चाहे मतलब कठोर तना कलम हो, चाहे अर्ध कठोर हो, चाहे मतलब मुलायम जो कोमल शाखी कलम हो, उसको जो है अपन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि वो रोग रहित होनी चाहिए, रोग उसमें कुछ भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद उसको ला के और फिर उसके ऊपर पहले तो कट लगाएंगे, है ना, जो अपनी तना कलम है उसमें स्पेशली, और जड़ कलम में, दोनों में लगाते हैं। पत्ती कलम में तो कोई कट की जरूरत नहीं पड़ती है, ला के सीधी पत्ती को अपन लगा सकते हैं, उससे नए पौधे निकल जाते हैं। तो जड़ कलम और तना कलम जो है उसमें कट लगाते हैं। कट लगाने के लिए ध्यान रखना है कि भाई नीचे वाला भाग होगा वहां पे तो लगेगा गोल कट। कौन सा लगेगा, गोल कट, मतलब राउंड कट तो लगता है नीचे वाले पार्ट पर, और ऊपर वाले भाग पर लगता है तिरछा कट। ठीक है, ये कट क्यों लगते हैं, इसके पहचानने के लिए, है ना। अगर इसका ऊपर वाला भाग अपने को पता होगा कि भाई ये ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला भाग है, तो अपन उसको जैसे लगाएंगे तो भी वैसे ही लगाएंगे कि नीचे वाला भाग तो जमीन में रहेगा और ऊपर वाला भाग बाहर रहेगा, है ना। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो ही वो कलम सक्सेसफुल होगी, बाकी वो कलम सक्सेस होने वाली नहीं है, वो सूख जाती है ना। क्योंकि पौधों के अंदर प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के मतलब तरफ तो उसकी जड़ें जाती है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है उसके जो शाखाएं हैं वो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने उसी अनुरूप उसको लगाया तो वो पौधा चलेगा, बाकी वो पौधा सूखने वाला है। इससे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसके ऊपर कट लगाएंगे, नीचे वाले भाग पे तो लगाएंगे गोल कट, ऊपर वाले भाग पे लगाएंगे तिरछा कट। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, उसको लेकर उसको उपचारित करना है। क्या करना है, उपचारित करना है। उपचारित किससे करेंगे, IBA या IIA के गोल से। IBA या IAA के गोल से। आपके एग्जाम में पूछा जाता है IBA। क्या पूछा जाता है, IBA। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कलम लगाने के लिए कलम को किसके गोल से उपचारित करना चाहिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कलम लगाने के लिए जो उपचारित करेंगे अपन शाखा को या फिर पत्ती को या जड़ को, जो भी है अपन लगा रहे हैं उसको उपचारित करेंगे किससे, IBA से। किससे करेंगे, IBA से अपन उपचारित करेंगे। और IBA से उपचारित करने के लिए इसका गोल पूछते हैं कि भाई कितने ppm का गोल बना सकते हैं, है ना। तो आपको गोल बनाना है 2000 से 5000 तक, कितना भी बना सकते हो। ठीक है, 2000 से लेकर 5000 ppm तक का गोल, क्योंकि इसका जो है मतलब टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, मतलब कि इसका ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। IBA के गोल में आप डुबोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई उसकी ज्वलनशीलता है, उसमें ऐसा कुछ है जो वो जड़ या तना सूख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए इसका 2000 ppm बना दोगे तो भी सफिशियंट है, और थोड़ा ज़्यादा बना दिया तो भी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। उस गोल के अंदर उसको डुबोया, ये इसमें बता रखा है फोटो में, इस तरीके से ये गोल होता है, उसमें डुबोने के बाद ये सफ़ेद सफ़ेद थोड़ी ये दिखने लग जाती है। उसके बाद उसको अपन लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें जड़ें शीघ्र आती है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई IBA के गोल से उपचारित क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है कि जड़ें उसमें शीघ्र आ जाए, इसलिए उसको उपचारित किया जाता है। ठीक है, गोल की मात्रा पूछ ले तो 2000 से 5000 ppm तक अपन इसको उपचारित कर सकते हैं। ठीक है, जो ये आपके पूरा मैंने वीडियो एक बना रखा है, वो आप कहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं YouTube पे डालूंगा, उसमें आप देख लेना। बाकी मैंने ग्रुप में भी वैसे डाल रखा है, आपके जो बैच है उसमें भी डाल रखा है मैंने। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे अपन, ऐसे उपचारित कर दिया। उपचारित करने के बाद लगाने की विधि, तो लगाने के समय क्या ध्यान रखना है कि भाई उसका कितना भाग बाहर रखेंगे और कितना भाग अंदर रखेंगे। मतलब कलम का 2/3 भाग, 2/3 भाग तो रखते हैं अपन जमीन के अंदर। ठीक है, 2/3 भाग तो रखते हैं जमीन के अंदर और 1/3 भाग रखते हैं अपन जमीन के बाहर। ठीक है, मतलब अगर जैसे अपन 1/3 भाग बाहर रखने का पर्पज ये है कि कम भाग बाहर रखेंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी उससे कम होगा, और जमीन के अंदर रहेगी, जमीन गीली रहेगी तो नमी ज़्यादा बनी रहेगी, तो उस शाखा के चलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मतलब सूखने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है।
और लगाते समय उसको तिरछा लगाना है ना, ये सब उसमें मैंने वीडियो में बता रखा है। ये इस तरीके से, जैसे ये अपने भूमि के अंदर लगाया है, इसको अपन ने, ये तिरछा कट है, ठीक है। तो इस तरीके से तिरछा लगाते हैं, मतलब स्ट्रेट ऐसे नहीं लगा के और ऐसे लगाई जाती है कलम, ठीक है। ये भी एक जो टेक्निकल पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना चाहिए अगर अपन कलम लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक भाई कलम को इस तरीके से लगाना है कि 2/3 भाग तो जमीन के अंदर रखेंगे, 1/3 भाग अपन जमीन के बाहर रखेंगे, और लगभग 1.5 से 2 महीने में कलम में जड़ें आना शुरू हो जाती है, आ जाती है। उसके बाद उसको अपन किसी पौध मतलब गमले में लगाकर कुछ समय तक रख सकते हैं उसको नर्सरी के अंदर। और उसकी नर्सरी में क्यों रखते हैं, अधिक देखभाल के लिए। नर्सरी का भी एक टॉपिक है, उस पर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी वो टॉपिक आएगा अपना। तो नर्सरी के अंदर कुछ समय तक उसको रखा जाएगा, उसके बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा खेत के अंदर, मतलब ऑर्चार्ड बगीचा जहाँ लगाना है वहाँ पे उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कटिंग है अपनी, तो कटिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी अपना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कलम लगाने हेतु शाखा की मोटाई। जैसे ग्राफ्टिंग में अपन ने 1 सेंटीमीटर की काम ली थी, मतलब मोटाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वैसे ही अपने कलम जो है इसके अंदर भी मोटाई 1 सेंटीमीटर की स्टैंडर्ड साइज है, और बाकी मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। जड़ों के केस में स्पेशली जो है 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी जड़ें काम में ली जाती है, ठीक है। जड़ों की जो अपन कटिंग काम में लेते हैं, जड़ों के द्वारा जो पौधे तैयार करते हैं, तो उसमें जड़ की थोड़ी साइज जो है मोटाई ज़्यादा होती है, लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है। बाकी सब जो तना कलम है उनमें 1 से 2 सेंटीमीटर तक रख सकते हो, परंतु स्टैंडर्ड साइज पूछे तो 1 सेंटीमीटर आपको याद रखना है, ठीक है। अब राजस्थान में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के फलों का है, तो आप सबको पता है कि नींबू वर्गीय फल जो है राजस्थान में सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल पर उगाए जाते हैं, ठीक है। और अगर उत्पादन की बात करें तो नींबू का है ना, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो वो होता है नींबू, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो नींबू वर्गीय फल सारे आ गए। नींबू वर्गीय सारे फलों का मतलब आपको इसमें फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं, संतरा है, जमेरी है ना, और नींबू है, बड़ा नींबू है, महानींबू है ना, सब तरीके के नींबू जो हैं ये जो है अपने राजस्थान में इनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत का सब्जी और फल उत्पादन में स्थान है भाई। ये थोड़ा सा आपके आ गया, इसको मैं कर देता आपको। भारत का सब्जी व फल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। फल उत्पादन में भी दूसरा, सब्जी उत्पादन में भी दूसरा, ठीक है। और कहीं पे आपको जैसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो ब्राजील जो है कुछ समय पहले तक जो था, मतलब पहले स्थान पे था, परंतु अब ज़्यादातर फलों में वापस चाइना आ गया है, कुछ 1-2 फलों में ही ब्राजील आगे है। इसलिए अपन फल और सब्जी का दोनों का अगर कॉमन पूछ ले कि भाई किसका प्रथम स्थान है, तो आपको याद रखना है कि भाई चीन का तो है प्रथम स्थान फल और सब्जी उत्पादन में, और भारत का है दूसरा स्थान, ठीक है, फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध फल, ठीक है। ये प्रसिद्ध फल जो है इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये कहाँ का प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले अपन बात करें किन्नौ की, तो किन्नौ कहाँ का प्रसिद्ध है, किन्नौ गंगानगर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, किन्नौ गंगानगर का। किन्नौ का फल आपने सबने देखा होगा, खाया होगा, ये इस तरीके का होता है किन्नौ, है ना, ये देख लें आराम से, सबको दिख रहा है, हाँ, जो इस तरीके का किन्नौ होता है, ये बहुत ही शाइनिंग मतलब चमकीला फल होता है, बहुत ही सुंदर फल होता है, इसलिए जो है इसको फैंसी फल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फैंसी फ्रूट, मतलब सजावटी फल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इस प्रकार का फल होता है अपना किन्नौ, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ठीक है। किन्नौ की और अपन बात करें तो किन्नौ जो है अपना भारत में पहले कहाँ से आया, सबसे पहला डेवलप कहाँ हुआ, तो ये सबसे पहले डेवलप जो किया गया था वो यूएसए के अंदर डेवलप किया गया था। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे पहले किन्नौ को
विकसित किया गया था, किन्नों को विकसित कैसे किया गया, किन्नों को संकरण के द्वारा विकसित किया गया। किस किस में संकरण कराया, किंग इंटू विलो लीफ, किंग इंटू विलो लीफ, किंग यानी सिट्रस नोबेलिस और सिट्रस डेलिसियोसा, है ना। किंग का मतलब होता है सिट्रस नोबेलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा के क्रॉस के द्वारा इसको तैयार किया। क्वेश्चन आता है कि तैयार किसने किया, तो एच.बी. फ्रॉस्ट ने तैयार किया। किसने किया, एच.बी. फ्रॉस्ट ने इसको तैयार किया था। कहाँ पे किया था, यूएसए में किया था। तो 1935 में इसको डेवलप किया था यूएसए के अंदर। जो एच.बी. फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक था उसने 1935 के अंदर इसको डेवलप किया था और 1959 के अंदर ये आया था अपने इंडिया के अंदर। 1959 के अंदर ये इंडिया के अंदर आया था सबसे पहले। तो ये आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल है जो अपन जब सिट्रस फ्रूट्स पढ़ेंगे वहाँ पे आपको लिखवाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे इतना से याद रखना है कि जो फेमस फ्रूट्स हैं उसमें जो पहला है अपना किन्नो, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, गंगानगर का किन्नो प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना झालावाड़। झालावाड़ का क्या प्रसिद्ध है भाई, संतरा। ये सबको दिखाई दे रहे हैं झालावाड़ के संतरे, हाँ सबने खाए होंगे। ऐसे चमकीले अच्छे अच्छे संतरे होते हैं, मतलब जो बेस्ट क्वालिटी के, इसको कहते हैं कि फाइनेस्ट ऑरेंज, मतलब कि सबसे अच्छा संतरा। सबसे अच्छा संतरा कौन से संतरे को बोलते हैं, झालावाड़ के नागपुरी संतरे को, ठीक है। नागपुरी संतरा नागपुर में भी बहुत होता है, परंतु अपने झालावाड़ का फेमस है। कहाँ का फेमस है, झालावाड़ का, ठीक है। किस्म तो है इसकी नागपुरी संतरा, और ये जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ में सबसे अच्छी क्वालिटी के ये संतरे लगते हैं, जिसको बोलते हैं फाइनेस्ट ऑरेंज, मतलब सबसे अच्छा संतरा इसको अपन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रूट की बात करते हैं जालोर का। जालोर का क्या फेमस है भाई, जालोर का फेमस है अपना अनार। जालोर का अनार, जालोर के अंदर एक जगह है आहोर। कौन सी जगह है, आहोर। तो जालोर में आहोर जो जगह है वहाँ का अपना अनार फेमस है। अनार के फ्रूट्स वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। ये जैसा आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है फोटो में, कितने अच्छे अच्छे अनार दिख रहे हैं, तो देखिए आप जरा, हाँ दिखे। ये जो अनार है ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, अपने आहोर के। आहोर के अंदर जालोर एक जगह है, जालोर एक स्थान है, वहाँ के अनार पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हैं। बेस्ट क्वालिटी के जो पोमग्रेनेट अनार होते हैं वो कहाँ होते हैं, जालोर आहोर के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये तो हो गया अनार। फिर अपने चोमो के क्या प्रसिद्ध है, बेर और आंवला, ठीक है। चोमो के बेर और आंवला भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बेर आपने खाए होंगे सभी ने, इस प्रकार के बेर अलग अलग वेराइटियां हैं अपनी, सेव है, केतली, मुंडिया, उमरान, बहुत सारी वेराइटियां हैं। तो ये जो बेर है ये कहाँ के प्रसिद्ध है, अपने चोमू। चोमू कहाँ है, जयपुर के अंदर है। कहाँ है, जयपुर के अंदर है। आंवला और बेर दोनों जो है अपने चोमू जयपुर के पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्रांति। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। सुनहरी क्रांति का मतलब इंग्लिश में होता है गोल्डन रिवोल्यूशन। इट इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है। उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से संबंधित है अपनी सुनहरी क्रांति। क्वेश्चन आता है कि भाई सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से संबंधित है। क्या किया गया था इसमें क्या हुआ था, मतलब कि उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये क्रांति चलाई गई थी, जिसमें अच्छी अच्छी किस्मों के फ्रूट्स लगाए गए, अच्छी अच्छी किस्मों की सब्जियां उगाई गई, ठीक है, अच्छी किस्मों के फूल उगाए गए। तो मतलब उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो क्रांति चली थी उस क्रांति को कहते हैं पर सुनहरी क्रांति। क्या कहते हैं, सुनहरी क्रांति, ठीक है। क्रांतियां बहुत सारी है जो आपको बाद में अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे जिस सब्जेक्ट में जो आने वाली है वहां पे वो बताएंगे आपको। नेक्स्ट है अपना एकमात्र कार्बनिक उर्वरक। क्वेश्चन आता है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र कार्बनिक उर्वरक कौन सा है। दूसरे जितने भी उर्वरक हैं वो क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक क्या होता है, कार्बनिक खाद्य होती है। क्या होती है, कार्बनिक खाद्य होती है। मतलब जितनी भी खाद्य हैं, मतलब मेन्यूर्स जो हैं वो तो होते हैं कार्बनिक, और जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं मतलब उर्वरक हैं वो क्या होते हैं,
अकार्बनिक। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है ना, एकमात्र कार्बनिक उर्वरक, जबकि ये होना चाहिए अकार्बनिक। तो ये यूरिया जो है एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो कि कार्बनिक है। कार्बनिक क्यों है भाई, क्योंकि इसका सूत्र होता है NH2CO NH2 NH2CO NH2 NH2CO NH2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसका, इसके अंदर अपने को कार्बन दिखाई दे रहा है सभी को, तो ये कार्बन जो है इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक उर्वरक। क्या बोलते हैं, कार्बनिक उर्वरक। ये कार्बनिक उर्वरक एक ही है अपना यूरिया, NH2CO NH2 इसका सूत्र है। अच्छा, उर्वरक क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, क्या आपको पता होना चाहिए। उर्वरक का मतलब तो ये होता है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक तो बनते कहाँ हैं, उद्योगों में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, उद्योगों में बनते हैं, और उसमें कुछ गिनती के पोषक तत्व है ना, कुछ 1 2 3 पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ तत्व तो होंगे कम और मात्रा होगी उनकी ज़्यादा, मतलब अधिक प्रतिशत मात्रा में वो होते हैं, उनको तो बोलते हैं अपन उर्वरक। क्या बोलते हैं, उर्वरक। और दूसरे होते हैं अपने खाद्य। खाद्यों का मतलब होता है मैन्योर्स। ठीक है, खाद और उर्वरक को कभी कभी अपन एक ही मान लेते हैं, परंतु इनमें अंतर है। खाद जो होती है वो सभी की सभी कार्बनिक होती है। क्या होती है, कार्बनिक होती है, और उनमें पोषक तत्व, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ज़्यादा होंगे, मतलब अधिक पोषक तत्व होंगे, और उनकी प्रतिशत मात्रा कम होगी, है ना। सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मात्रा में उनमें पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन कार्बनिक खाद्य या खाद्य। ठीक है, और उर्वरक को बोलते हैं अपन जो इसके अंदर बनाए जाते हैं उद्योगों में, और वो जो है अकार्बनिक होते हैं, उनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो एक अपवाद है, इसलिए इसका क्वेश्चन आने की संभावना अपने रहती है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जो कार्बनिक है। ठीक है, तो अपना यूरिया कार्बनिक उर्वरक है। नेक्स्ट है अपने भारत के कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह जी तोमर, है ना। आपको ये क्वेश्चन लेटेस्ट करंट डेटा के हैं, तो आपको याद रखने, ये भी आने की संभावना पूरी बनती है। तो जो भारत के कृषि मंत्री हैं वो तो है नरेंद्र सिंह जी तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह जी तोमर। और भारत के कृषि राज्य कृषि मंत्री, भारत के राज्य कृषि मंत्री है वो है कैलाश चौधरी, जो अपने राजस्थान के ही हैं, राजस्थान में बाड़मेर के हैं। ठीक है, ये अपने भारत सरकार के जो राज्य कृषि मंत्री हैं कैलाश जी चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राजस्थान के कृषि मंत्री। राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, श्रीमान लालचंद जी कटारिया साहब। श्रीमान लालचंद जी कटारिया साहब, जो कि अपने राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फ्रूट्स हैं जो कि जिनका ओरिजिन भारत है ना। ये सब वैसे अपन फ्रूट सारे पढ़ेंगे तो उसमें अपन पर्टिकुलर हर फ्रूट का ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान पढ़ेंगे, परंतु ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनका कॉमनली इन सभी का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत माना जाता है। तो आपको यहाँ एक साथ ये याद रह सकते हैं। पहला है अपना आंवला, है ना। आंवला का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, भारत है। आंवला का उत्पत्ति स्थान भारत है। दूसरा है अपना बेर, क्या है, बेर। बेर का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत। ठीक है, तीसरा है अपना बेल, एगल मार्मेलोस, है ना। बेल क्या काम आता है, बिलपत्र आपको सबको पता होगा, क्या काम आता है भाई, सभी बताएं, कमेंट करके बताएं, बेल क्या काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है बेल, तो बोलते हैं अपन बिलपत्र। क्या बोलते हैं, बिलपत्र। वो क्या काम आता है भाई, बताएं जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई, ताकि पता चलता रहे कि आप देख भी रहे हो। नींद तो नहीं आ गई आपको कहीं। बेल का उपयोग बताएं जल्दी से। बाकी का तो सबका आपको पता ही है, इनको ही खा जाओगे, इसको ही खा जाओगे, इनको ही खा जाओगे, इनको ही खा जाओगे, इनको ही खा जाओगे, कुछ छोड़ने वाले तो हो नहीं आप, एक नहीं है। खाने में तो आप एक नंबर उस्ताद हो, परंतु इसको बताओ, इसको कैसे खाओगे, इसको तो खा नहीं सकते आप। बताओ फिर क्या काम आता है, तो उपयोग बताओ। हाँ, एक जने ने बताया, लाखन सिंह ने, लाखन सिंह भंडारी जी कह रहे हैं कि गॉड ऑफ शिव प्रेयर, भगवान शिव की भक्ति के लिए क्या करते हैं, किसका फल चढ़ाते हैं ले जाके। जयप्रकाश नोगिया, बेलपत्र पूजा में काम में लिया जाता है, और साथ ही इसके फलों से
जूस और पानक बनाया जाता है। वेरी गुड, हाँ जयप्रकाश आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो इसकी पत्तियां हैं उनको तो अपन लॉर्ड शिवा को चढ़ाने के लिए काम में लेते हैं, और इसका फल है उसका जूस बना के पीते हैं, इसको खा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जो फल है ये खा नहीं सकते हैं अपन, तो उसका जूस बना के पिया जाता है। और अनिल बता रहे हैं कि भाई उदर रोगों में इसको काम में लिया जाता है। वेरी गुड, पेट संबंधित रोग हो जाए आपके तो वो भी इससे सही हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है, या फिर जैसे किसी के जो है मतलब मानसिक संतुलन नहीं होता हो, ठीक है, ऐसी कोई सी भी बीमारी हो तो उसमें जो ये इसकी पत्तियां खाने से उसको फायदा मिलता है। ठीक है, अगला फ्रूट देखते हैं अपन, नींबू। नींबू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है भाई? नींबू का भी भारत में है। कहाँ पर है? भारत में। आहा, रस आ गया नींबू देखते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैकबेरी। क्या बोलते हैं? ब्लैकबेरी, मतलब अपना जामुन। जामुन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है भाई? इंडिया के अंदर। कहाँ है? इंडिया के अंदर। ठीक है, जामुन का उत्पत्ति स्थान इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर है। नेक्स्ट है अपना करौंदा। ये इस तरीके के गुलाबी गुलाबी फ्रूट्स अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये अपने करौंदा के फ्रूट्स हैं। और करौंदा को क्या काम में, कैसे काम में लेते हैं अपन? अचार बनाने के काम में लिया जाता है, सब्जी बनाने के काम में लिया जाता है, जिसमें आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि सब्जियों में सर्वाधिक आयरन लोहा किसमें पाया जाता है? तो लोहा इसमें अपने करौंदे में पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का ये। अगला फ्रूट है अपना आम। आम का उत्पत्ति स्थान भारत, इंडो बर्मा या भारत है ना। भारत जो है इसका उत्पत्ति स्थान मेनली माना जाता है, और इंडो बर्मा का मतलब होता है इंडिया और बर्मा के बीच की जो जगह है उसको इसका स्थिति जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं। तो अपने को तो एक ही याद रखना है कि भारत। क्या याद रखना है? भारत आप याद रख लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक फ्रूट और रह गया अपना फालसा। ये इस तरीके के छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं फालसा के, जिनका अपन क्या करते हैं? अचार बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फालसा के फ्रूट्स होते हैं, तो इनका उत्पत्ति स्थान भी अपना कहाँ पर है? भारत है। फालसा का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? भारत में माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन अगली क्लास में बात करने वाले हैं। आज अपनी क्लास यहीं तक है। ये आपके कृषि मंत्री साहब हैं, जो अपने राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, लालचंद जी कटारिया। अभी कुछ दिनों पहले इनसे अपनी मुलाकात हुई थी, तो आपके कृषि पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ डिस्कस किया गया था इनसे। तो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी करवाने वाले हैं एग्ज़ाम। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये कोरोना कुछ थोड़ा कम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद में एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं आपके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, और अपने चैनल यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और उस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।